हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th स्टैंडर्ड का एलजेब्रा का 4th चैप्टर करेंगे। एलजेब्रा का 4th चैप्टर कौन सा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसका प्रॉब्लम सेट बच गया था, तो हम लोग उसका प्रॉब्लम सेट अभी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? MCQ है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है कि इफ़ 6:5 equals to 5:20, then what will be the value of y। तो यहाँ पे 6:y दिया है और y:20 दिया है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को y फाइंड करना है। y की वैल्यू क्या है वो देखना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? पहले ईस टू को अपॉन में लिखेंगे, 6/5 इक्वल्स टू y/20। फिर हम लोग को क्या चाहिए? y चाहिए, तो 6 × 20 कर लेंगे, 6 × 20, फिर 5 इक्वल्स टू 5 हो गया। फिर क्या होगा? ये जो हम लोग को सिर्फ y चाहिए, तो ये 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर 5×4 = 20 कट हो गया, तो 6×4 = 24। तो y हम लोग को क्या मिला? y हम लोग को 24 मिला, y इक्वल्स टू 24। फिर बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 1 mm to 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो हम लोग को इसका रेशियो निकालने के लिए क्या, या तो हम लोग को दोनों को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा या तो दोनों को मिलीमीटर में, mm में करना पड़ेगा। तो हम लोग, मैंने यहाँ पे mm किया है। देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, ठीक है। तो 1 mm अपॉन 1 सेंटीमीटर के बदले में लिख सकती हूँ 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के बदले में 10 mm लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 mm इक्वल्स टू कितना? 1 सेंटीमीटर ही होता है। तो 1:10। तो इसका हम लोग को रेशियो क्या मिला? 1:10। फिर नेक्स्ट है द एजेस ऑफ जतिन, नितिन एंड मुहासिन आर 16, 24, 36 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो जतिन 16 साल का है, नितिन 24 साल का और मुहासिन 36 साल का। तो ये सब उसके ईयर्स दिए रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? वॉट इज़ द रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मुहासिन एज। तो नितिन के एज और मुहासिन एज के रेशियो फाइंड करना है। तो नितिन का एज क्या है? नितिन का एज 24 है और मुहासिन का 36। तो 24/36। तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो सकता है। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो हम लोग को रेशियो क्या मिला? 2:3। 2:3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 2:3 हम लोग को सेकेंड ऑप्शन आंसर मिला। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 24 बनानास वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल इन द रेशियो 3:5। तो 24 बनानास थे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था किसके बीच में? शुभम और अनिल के बीच में। लेकिन कौन से रेशियो में? 3:5 ये रेशियो में। 3:5 के रेशियो में 24 बनानास शुभम और अनिल को दिए थे, ठीक है। देन हाउ मैनी बनानास डिड शुभम गेट। तो यहाँ पे शुभम को कितने बनानास मिले, हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम लोग ले लेंगे कि लेट द वेरिएबल बी एक्स। ये MCQ क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख के बता रही हूँ, वरना आपको डायरेक्ट करना है। एग्जाम्स में आने वाला है जो भी MCQs, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको लास्ट पेज में सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में कि लेट द वेरिएबल बी एक्स। हम लोग ने वेरिएबल एक्स लिया और बोला था कि 24 बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। कितने बनानास? 24 बनानास डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। कितने रेशियो में? शुभम और अनिल के बीच में 3:5 के रेशियो में बनानास बटे थे। 24 बनानास शुभम और अनिल के बीच में 3:5 के रेशियो में बटे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं? शुभम को कितने बनाना मिले? सपोज शुभम को 3x मिले और अनिल को कितने मिले? 5x, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया? x लिया। तो यहाँ पे दोनों को बनाना 3x + 5x = 24, क्योंकि दोनों को ही बनाना 24 बांट दिए थे, लेकिन इक्वली नहीं बांटा था, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? फिर 3x + 5x = 24, करेक्ट। क्योंकि शुभम को और अनिल को दोनों को बांट के टोटल बनाना 24 हुए थे, लेकिन रेशियो अलग है दोनों का, ठीक है। तो 3x + 5x कितना होता है? 8x = 24। फिर हम लोग को x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। x = यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के वो साइड पे आके डिवाइड होगा। तो x = क्या आएगा? x = 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को x नहीं फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि शुभम को कितने बनानास मिले। तो शुभम को कितने बनानास मिले थे? 3x।
शुभम को 3x मिले थे, तो 3 हम लोग का 3 हो जाएगा और x क्या मिला 3, तो 3 इंटू 3 9। तो हम लोग को शुभम को कितने बनानास मिले, शुभम को 9 बनानास मिले। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 9 आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। तो इसमें मीन प्रपोर्शनल फाइंड करना है 4 और 25 का। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 4 और एंड 25 इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शनल के लिए हम लोग को ए चाहिए, डी चाहिए और सी चाहिए। करेक्ट, मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, बी होता है। मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बनता है, बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो हम लोग अज्यूम करते हैं 4 को ए, ठीक है, और सी को 25। करेक्ट, क्योंकि हम लोग का मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, हम लोग का मीन प्रपोर्शनल बी होता है। तो हम लोग को मीन प्रपोर्शनल फाइंड करना है, इसलिए हम लोग ने 4 को ए अज्यूम किया और 25 को सी अज्यूम किया। अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, तो बी स्क्वायर हम लोग को दिया नहीं है, हम लोग को मीन प्रपोर्शनल बी स्क्वायर फाइंड करना है। इक्वल्स टू ए हम लोग का 4 है, सी हम लोग का 25 है, तो 4 इंटू 25 100 होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। लेकिन मीन प्रोपोर्शनल में हम लोग को स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, बी चाहिए। तो हम लोग बी इक्वल्स टू यहाँ पे रूट डाल देंगे 100, तो बी कितना आ जाएगा, हम लोग का बी आ जाएगा 10। हम लोग को मीन प्रोपोर्शनल 4 और 25 का क्या मिला, 10। ठीक है, तो फिफ्थ एमसीक्यू का कौन सा करेक्ट आंसर है, फिफ्थ एमसीक्यू का सी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 ये उसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फॉर द फॉलोइंग नंबर्स राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पहले नंबर का और सेकेंड नंबर का रेशियो फाइंड करके उसको रिड्यूस फॉर्म में, उसको सबसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का 21, 48। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने लिख लिया कि 21, 48। इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को रिड्यूस फॉर्म करना है। ठीक है, ये नंबर को हम लोग को रिड्यूस फॉर्म करना है और फिर उसका रेशियो बताना है कि कितना रेशियो है। ठीक है, तो पहले लिख लेते 21/48। अब हम लोग का ऐसा टेबल, अब ये छोटा नंबर तो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन से टेबल में आता है, दोनों नंबर कौन से एक कॉमन टेबल में आता है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर रहा जिसका हम लोग को टेबल नहीं पता, तो हम लोग उसके लिए प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे यूज़ करेंगे मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 21 और 48 दोनों 3 से डिवाइड होगा, दोनों 3 से डिवाइड होगा, तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7s are 21, ठीक है, 3 7s are 21 और 3 16s are 48। ठीक है, 3 7s are 21 और 3 16s are 48। तो यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएगा, तो बचा क्या, 7/16। अब हम लोग को रिड्यूस फॉर्म में करना है। करेक्ट, तो इससे ज़्यादा हम लोग इसको कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का इसका लास्ट रिड्यूस फॉर्म होगा 7/16। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 36,90। तो 36/90 लिख लिया हम लोग ने। अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों नंबर डिवाइड हो सके। तो ये दोनों नंबर ऐसा कौन सा टेबल है जिससे जा सकता है, वो है 9। ठीक है, तो हम लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे लिखेंगे, या तो डिवाइड करो डायरेक्टली या तो ऐसा लिख लो कि 9 4s are 36 और 9 10s are 90। ठीक है, 9 4s are 36, 9 10s are 90। तो 9 और 9 कट हो जाएंगे। करेक्ट, 9 और 9 कट हो जाएंगे, फिर 4 और 10 भी कट हो सकता है। 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो हम लोग को लास्ट को क्या मिला, 2/5। हम लोग का रेशियो क्या मिला, 2/5 रिड्यूस फॉर्म में। इसको हम लोग इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 65,117। थर्ड क्वेश्चन क्या हम लोग का 65,117। तो इसको भी रेशियो में लिख लेते हैं 65/117। बता दो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो ये 1 या 2 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत है। तो 65/117, तो ये दोनों नंबर कौन से एक सिमिलर टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर 13 के टेबल में आता है। ठीक है, दोनों नंबर 13 के टेबल में आता है, लेकिन 13 कितने सा, 13 5 सा 65 और 13 9 सा 117। 13 5 सा 65, 13 9 सा 117। तो यहाँ पे 13 और 13 कट हो जाएंगे, तो हम लोग को लास्ट को रेशियो क्या बचा, 5/9। तो हम लोग इसको इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, 5/9 से ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, 138,161।
अब ये ऐसे बड़े बड़े नंबर्स है जो हम लोग को नहीं पता, ये हम लोग को नहीं पता। जिसको पता होगा 19 का टेबल उसको पता होगा कि 138 और 61 किस में आते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता है कि ये टेबल्स किस में आते हैं, फिर बेमतलब का टाइम पास होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 138 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, 138 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो पहले देखते हैं कि 138 किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 138 ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा बड़ा लेते हैं, हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, 13 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 6 ज़ा 18, तो आंसर कितना आया 46। 46 आया, 46 आया तो यहाँ पे 46 किससे डिवाइड हो सकता है, 46 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 23 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 ये प्राइम नंबर है, तो हम लोग को इसका कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 23 1 ज़ा 23। तो हम लोग को 138 का क्या प्राइम फैक्टर मिला, हम लोग को 138 का 3 इंटू 2 इंटू 23 ये प्राइम फैक्टर मिला। करेक्ट। अब हम लोग 161 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 161, तो 161 ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 161 3 से डिवाइड नहीं होगा, 161 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। 161 ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14, 2 बचेगा तो 2 यहाँ पे, 7 3 ज़ा 21, तो 23 प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है तो 23 का कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो हम लोग का आंसर में क्या आया, फैक्टर में 23 इंटू 7, बस इतना ही आया हम लोग को। तो यहाँ पे 23 कट हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और बचा क्या था नीचे 7। तो हम लोग को इसका रेड्यूस फॉर्म क्या मिला, 6/7। अब इसको इससे ज़्यादा रेड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं जिसमें ये दोनों नंबर जाएंगे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ सम 114, 133। तो ये नंबर भी थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर किसको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये नंबर किस में आ सकता है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, 133 144 114/133। तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते 114 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 114 2 से जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो हम लोग पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 बचेगा, तो 2 8 ज़ा 24, बचा क्या हम लोग का 38। तो 38 किससे डिवाइड हो सकता है, 38 2 से डिवाइड होगा, 38 2 19 ज़ा 38। ठीक है, फिर 19 1 ज़ा 19, तो हम लोग को इसका प्राइम फैक्टर क्या मिला, 3 इंटू 2 इंटू 19। करेक्ट, 3 इंटू 2 इंटू 19, ये हम लोग को ये मिला प्राइम फैक्टर। फिर हम लोग किसका निकालेंगे, 133 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 133 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो अगर इस पर ध्यान दोगे तो ये नंबर किससे, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर डायरेक्टली डिवाइड होगा 19 से। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 19 ज़ा, और अगर 19 से डिवाइड कर रहे हो तो 19 7 ज़ा। ठीक है, तो हम लोग को आंसर क्या मिला, 7 इंटू 19, ये और डिवाइड नहीं होगा। और लास्ट क्या, 19 1 ज़ा 19। ठीक है, 7 19 ज़ा 19 1 ज़ा 19, तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा हम लोग को, 7 इंटू 19, हम लोग को यही आंसर मिलेगा। तो 19 19 कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा क्या आता है, 3 2 ज़ा आएगा 6 और अपॉन 7, तो इसको भी हम लोग इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हम लोग का ये लास्ट आंसर होगा 6/7। तो अगर कोई बड़े बड़े नंबर्स है जो टेबल्स आपको नहीं आते तो उसके लिए आप लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, वरना खुद से उसको फैक्टराइज कर सकते हो कि वो कौन से टेबल में कितने ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन द रेड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर्स दिए थे जिसको रेड्यूस करना था। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो दिए हैं, इसके सारे के रेशियो फाइंड करना और उसको रेड्यूस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं। पहला है रेडियस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस, एक सर्कल के रेडियस को और डायमीटर का रेशियो फाइंड करना और उसको रेड्यूस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ, डायगोनल का रेशियो, एक रेक्टेंगल के डायगोनल का रेशियो और लेंथ का रेशियो निकालना है हम लोग को, जिसका हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिया है। फिर थर्ड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर और टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर का रेशियो और एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में रेडियस क्या होता है, रेडियस हम लोग का रेडियस आर होता है, करेक्ट। डायमीटर क्या होता है,
हम लोग का डायमीटर, हम लोग डायमीटर को डी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को रेडियस दिया रहता है और हम लोग को डायमीटर फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 इंटू आर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी को नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 इंटू आर को लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला है कि रेडियस और डायमीटर का रेशियो फाइंड करो। तो रेडियस आर हो गया और डायमीटर क्या हो गया, 2r हो गया। तो आर कट, बचा क्या 1/2। तो लास्ट का हम लोग को रेड्यूस फॉर्म का रेशियो क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि द रेशियो ऑफ डायगोनल, यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ डायगोनल टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होता है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताती हूँ मैं, ठीक है। ये हम लोग का रेक्टेंगल है, तो ये जो है ये हम लोग का डायगोनल है। एक रेक्टेंगल को एक नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है, उसमें जो AC है ये इसका डायगोनल है। तो डायगोनल का रेशियो और रेक्टेंगल की लेंथ का रेशियो हम लोग को रेशियो में लिखना है, रेड्यूस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को अगर डायगोनल और इसका रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग को किसकी ज़रूरत होगी, हम लोग को डायगोनल की लेंथ की, मतलब डायगोनल कितने मेजरमेंट का है उसकी ज़रूरत होगी। तो हम लोग उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करने के लिए अब ये जो ट्रायंगल है ADC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को हाइपोटेन्यूज मिलेगा, करेक्ट। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर। वन साइड हम लोग का AD हो गया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हम लोग का DC स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ हो गया सेकेंड साइड, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। AC हम लोग को नहीं पता, AD हम लोग को पता है। AD क्या हम लोग का 3 स्क्वायर और DC क्या है 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, करेक्ट, इक्वल्स टू 25 होता है। हम लोग को यहाँ पे AC स्क्वायर मिला, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को AC चाहिए। इसके लिए हम लोग रूट वो साइड पे ले लेंगे तो हम लोग को √25 मिल जाएगा। तो √25 का रूट क्या होता है 5। तो हम लोग को AC यहाँ पे क्या मिल गया 5 मिल गया, करेक्ट। तो अब हम लोग इसका आराम से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम लोग का लेंथ की डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या है हम लोग का, डायगोनल है हम लोग का AC अपॉन लेंथ क्या हम लोग का लेंथ है CD, ठीक है। तो AC हम लोग को क्या मिला 5 अपॉन CD क्या हम लोग का 4। तो हम लोग को रेशियो क्या मिला 5/4। तो ये हम लोग का आंसर, लास्ट आंसर मिल गया, क्योंकि इसको हम लोग इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर का जो रेशियो, एक पेरीमीटर का और एरिया का रेशियो फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, 4, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है रेशियो ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो क्या होता है 4 इंटू 4, ठीक है। साइड क्योंकि हम लोग का 4 है तो इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिल रहा है 16। 4 इंटू 4 16 मिल रहा है हम लोग को 16। फिर नेक्स्ट हम लोग को एरिया कितना मिल रहा है, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो 4 स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर भी 16 हो रहा है। तो हम लोग निकालते हैं, हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं पेरीमीटर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को ऑफ स्क्वायर लिखना है कि स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर है, ठीक है। तो क्या होता है 4 इंटू 4 दोनों 4 इंटू 4 होगा इक्वल्स टू 16 इंटू 16। तो दोनों कट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, हम लोग का आंसर 1:1 ये मिलेगा, ठीक है। ये किसका, ये कौन सा सम था, ये थर्ड वाला सम था। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ सम पे। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे 4 सम्स है जिसमें हम लोग को चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8।
तो हम लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं, इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, मीन प्रपोर्शन का। कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी होना चाहिए। तो इससे हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया था कि b इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मतलब b का स्क्वायर a इंटू सी से ए सी का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, b का स्क्वायर और ए सी का मल्टीप्लाई करने पर सेम होना चाहिए। तो अगर सेम हो गया तो वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, और अगर नहीं हुआ तो सेम वो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का b हम लोग अज्यूम कर लेते कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो b स्क्वायर क्या होगा हम लोग का 4 स्क्वायर, करेक्ट। a हम लोग का 2 है, c हम लोग का क्या है 8 है, तो 4 स्क्वायर 16, 2 8 ज़ा 16। तो दोनों लेफ्ट है, LHS और RHS इक्वल है, देयरफॉर दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। हम लोग क्या लिखना है कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, ठीक है। और अगर नहीं होंगे इक्वल तो वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं होंगे। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS के बदले आप लोग एक एक इक्वेशन दे सकते हो कि बी स्क्वायर 16 आ रहा है इक्वेशन 1, AC 16 आ रहा है इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, ऐसा भी कर सकते हो या तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। अब सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का 1 2 3, 1 2 3। तो इसके लिए भी सेम, ए हम लोग 1 लेंगे, बी हम लोग 2 लेंगे और सी हम लोग का 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो बी हम लोग का 2 है, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या है हम लोग का ए 1 है, सी 3 है, तो 2 स्क्वायर हम लोग को 4 आएगा, 3 1 ज़ा 3, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, therefore they are not इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो LHS है और जो RHS है दोनों इक्वल नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल नहीं है AC को, तो इसके लिए वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 9, 12, ये 12 है, 9, 12, 16, और फोर्थ क्वेश्चन है 3, 5, 8। तो पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अज्यूम कर लेते कि a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 12 और c इक्वल्स टू 16, ठीक है। अज्यूम हो गया। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, हम लोग का b का स्क्वायर ए सी को इक्वल होना चाहिए। तो b स्क्वायर क्या है, b हम लोग का 12 है, तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू a हम लोग का 9 है, c हम लोग का 16 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 16 9 ज़ा भी 144 होता है, तो इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS, LHS क्या हो गया RHS को इक्वल हो गया, देयरफॉर दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसलिए वो क्या हो गया कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ गए। समझा, ये बहुत ही ईजी सम्स है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला 3, 5, 8, 3, 5, 8। ए हम लोग का 3 आएगा, बी हम लोग को 5 और सी हम लोग का 8, करेक्ट। ए बी सी मिल गया हम लोग को। फिर हम लोग को फाइंड क्या करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो मैंने एक और मेथड बताया था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे भी कर सकते, तो वो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। हम लोग पहले बी स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर क्या हम लोग का 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे सकते हैं। फिर ए सी क्या हम लोग का, ए सी हम लोग का ए इंटू सी 3 इंटू 8, तो 8 3 ज़ा कितना होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग का LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है, करेक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका LHS RHS इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये मेथड कर सकते हो, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देके, या तो ये मेथड कर सकते हो RHS और LHS को लेके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ़ ए इक्वल्स टू 3, ए दिया है 3, सी दिया है 27, बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे बोल दिया कि ए बी सी ये जो तीनों है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, और ए की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है, लेकिन हम लोग को बी फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, तो ये सब सॉल्व करते हैं। हम लोग को बोला है कि ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, लेकिन हम लोग को बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का यही फॉर्मूला है, तो हम लोग वही लिखेंगे।
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बी क्या हम लोग को नहीं पता, तो बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ए के बदले हम लोग 3 लिखेंगे और 7 के बदले सी के बदले 27 लिखेंगे। ठीक है, तो 27 थ्री ज़ा कितना होता है, 27 थ्री ज़ा 81 होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 81। हम लोग को बी फाइंड करना है, ना ही बी स्क्वायर। तो हम लोग बी का स्क्वायर ये साइड पे दे देंगे, रूट हो जाएगा। तो बी इक्वल्स टू रूट 81 क्या होता है, 9 होता है। तो हम लोग को देयरफॉर बी इक्वल्स टू 9, हम लोग को बी मिल गया 9। समझा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे रेशियो दिए होंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको रेशियो जैसा लिख लेते हैं, 37/500। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग परसेंटेज कब करते हैं, परसेंटेज कैसा होता है, जब नीचे 100 होता है, डिनोमिनेटर में जब नीचे 100 होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो परसेंट में। अभी सपोज 37/100 होता ना नीचे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये परसेंटेज में, तो इसका परसेंट कितना होगा, 37%। तो हम लोग को क्या करना है, नीचे 100 लाना है। ठीक है, तो 500 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को 100 नहीं आएगा। हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से बड़ा नंबर है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कोई तो एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन सा नंबर होगा, 500 अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से तो ही हम लोग को 100 मिलेगा। तो हम लोग करते हैं 37/500 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे क्या हम लोग 500 को ही 5 से डिवाइड करेंगे, क्या सिर्फ डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देंगे, नहीं। हम लोग को न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 5 हम लोग को 100 मिल रहा है। 500 डिवाइडेड बाई 5 हम लोग को 100 यहाँ पे मिल गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाई 5 कितना मिलेगा, अगर 37 और 5 को डिवाइड करोगे तो हम लोग का आंसर आएगा 7.4। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट है करके आप फिर नीचे कर लोगे तो ये प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर आंसर मिल गया कि 37/500 का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 7.4/100। ठीक है, तो हम लोग को कितना परसेंट मिला, 7.4%। ये हम लोग का लास्ट आंसर है। हम लोग को बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसको, रेशियो को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5/8। तो 5/8, ये जो 8 है डिनोमिनेटर, हम लोग को पता चल गया कि अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को या तो उस डिनोमिनेटर को हम लोग को मेनली 100 में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से छोटा नंबर है 8, लेकिन 8 के टेबल, अगर 8 के टेबल पे हम लोग ध्यान दें तो 8 के टेबल में हम लोग को 100 नहीं मिलता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8 को भी और 5 को भी, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या आंसर आएगा, 500/800। करेक्ट, 500/800 हम लोग को आंसर आएगा। ठीक है, तो 500 और 800 को, अब हम लोग को 100 नीचे चाहिए, तो 800 को हम लोग को कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 100 मिलेगा। तो 800 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, 800 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 100 मिलेगा नीचे। ठीक है, 100 मिलेगा हम लोग को नीचे। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कट कर सकते हो, यहाँ पे 8 को कट करोगे 100 से, यहाँ पे ये मैं सॉल्व करती हूँ, फिर नेक्स्ट समय बताती हूँ कि कौन सा दूसरा स्टेप है जो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला एक स्टेप देख लो। तो अगर डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर का न्यूमरेटर भी डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 800 डिवाइडेड बाई 8 100 आएगा। 500 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। करेक्ट, तो हम लोग को 500 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हम लोग को 500 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 8, अगर 500 को 8 से डिवाइड करोगे तो 62.5% आएगा। करेक्ट, अगर डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग का आंसर 62.5% आएगा। यहाँ पे परसेंट नहीं लिखना है, हम लोग को आगे लिखना है, हम लोग को लिखना है 62.5%। तो ये हम लोग का सेकेंड सम था। हम लोग का थर्ड सम है 22/30। ठीक है, हम लोग का थर्ड सम क्या है, 22/30। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। तो 22/30, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वही, ये 100 से कम है तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 100। अब हम लोग को नीचे 100 होना, एक 100 होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको और इसको डिवाइड कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करें 22 इंटू 10, ये हम लोग को 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। अगर हम लोग डिवाइड करते तो भी चलेगा, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे ही तो भी हम लोग को पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो क्या 22 इंटू 10 क्या होता है 220, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 100। तो हम लोग को 100 वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे बोलो कि 0 0 है तो कट कर लेंगे, नहीं 0 0 है तो भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 0 यहाँ पे कट कर रहे हैं तो हम लोग को आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को परसेंटेज करना है तो इसके लिए 100 यहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 3 अगर करोगे तो आंसर आएगा 72.33%, ठीक है। क्या आंसर आएगा 73.33%। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है 73.33%, चाहिए तो आप डिवाइड कर लो। अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसका ये जो 3 है ये बार बार रिकर करेगा, 3 बार बार रिकर करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है, इसके लिए आपको मैं फटाफट आंसर्स बता रही हूँ। तो इसको अगर हम लोग 220 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 73.33% आएगा। या तो ये स्टेप यूज़ कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर से डिवाइड करो, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ही फटाक से डिवाइड कर सकते हो। तो ये था हम लोग का थर्ड सम। तो इसका आंसर क्या है हम लोग को 73.33%। फिर हम लोग फोर्थ सम करते हैं। हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है 5/16। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 5/16। तो इसके लिए भी हम लोग सेम करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। अगर आपको ये स्टेप इजी लग रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो फिर उसको डिवाइड करो, या तो सेम इसके जैसे कर सकते हो। तो मैं ये स्टेप यूज़ कर रही हूँ। 16 को मैं बार बार तोड़ रही हूँ। 16 को तोड़ूँ कैसे, 16 को 8 से डिवाइड कर सकते हो या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे को क्या आंसर आया 8। इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 50। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है 5 इंटू 50 अपॉन 8 इंटू 100, करेक्ट। हम लोग को ये आंसर आ रहा है। तो 8 इंटू 50 सॉरी 5 इंटू 50 क्या होता है 5 5 25, तो 250 आंसर आ रहा है। 250 अपॉन 8 इंटू 100, ठीक है। तो 250 हम लोग को अगर डिवाइड करेंगे 8 से, 250 को अगर 8 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को आंसर आएगा 31/25, ठीक है। क्या आंसर आएगा 31.25। मैंने यहाँ पे डिवाइड करके नहीं बताया, लेकिन अगर 250 को 8 से डिवाइड करोगे तो तुम लोग को 31.25 ये आंसर आएगा और अपॉन 100 बचेगा। तो हम लोग को ये क्या आ जाएगा, हम लोग का ये परसेंटेज आ जाएगा 31.25%। तो ये कौन सा सम था, ये फोर्थ सम था। अब फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम में हम लोग का 144/1200, ठीक है। फोर्थ सम सॉरी फिफ्थ सम में हम लोग का 144/1200, ये हम लोग का फिफ्थ सम है। तो फिफ्थ सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 100 से ज़्यादा है, ये नंबर डिनोमिनेटर जो है ये 100 से ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1200 को हम लोग को 100 में लाना है, तो इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100। तो डिवाइड करते हैं 144 डिवाइडेड बाई 12 क्या आता है 12 आएगा, और इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो 12/100 का मतलब क्या होता है 12%। तो हम लोग को फिफ्थ का आंसर क्या मिल गया 12%। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी को रिड्यूस फॉर्म में करते हैं। तो इसमें भी 5 सब क्वेश्चन है जो हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम दिया है कि 1024 MB, 1.2 GB, ठीक है। यहाँ पे बोला है 1024 MB, 1.2 GB। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सम, एक नंबर MB में, एक नंबर GB में। तो या तो दोनों का MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो दोनों को GB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों को GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है कि 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, मतलब 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1024 MB के बदले हम लोग लिखेंगे 1 GB। क्या लिखेंगे 1 GB। तो 1/1.2 GB, क्योंकि यहाँ पे देखो 1.2 दिया है तो वही लिखा है मैंने 1/1.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को नीचे अब पॉइंट नहीं चाहिए, हम लोग को नीचे पॉइंट नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर हम लोग 10 से
मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट होता ना तो हम लोग इसको 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते, 2 ज़ीरो नहीं 1 के साथ जो 2 ज़ीरो लगा होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 10/12, तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा 1/10/12, ये हो जाएगा 10/12। अब 10/12 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये हम लोग को लास्ट रेड्यूस फॉर्म क्या मिला 5/6। इससे ज़्यादा रेड्यूस हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग का ये लास्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रुपीज़ कॉमा 25 रुपीज़ और 60 पैसे, ठीक है। पहले 17 रुपीज़ फिर कॉमा 25 रुपीज़ 60 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एक रुपीज़ पैसे में दिया है, एक रुपीज़ में दिया है पूरा। तो या तो हम लोग को सबको पैसे में करना पड़ेगा या तो सबको रुपीज़ में करना पड़ेगा। तो हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना ईजी होगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत पॉइंट्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, डेसिमल्स होंगे तो बहुत सब लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग 17 रुपीज़ 25 रुपीज़ 60 पैसा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 1 रुपी इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी इक्वल्स टू 600 पैसे, ठीक है। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो 17 रुपीज़ कितने होंगे, 17 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने पैसे होंगे, 1700 पैसे होंगे, करेक्ट। 25 रुपीज़ कितने पैसे होंगे, 25 रुपीज़ होंगे 2500 पैसे, करेक्ट। लेकिन हम लोग का सेकेंड जो है वो क्या है प्लस 60 पैसे भी कर रहा है, तो उसका टोटल हो जाएगा 2560। 2500 प्लस 60 इक्वल्स टू 2560 पैसे। तो हम लोग ने सबको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, 1700 अपॉन 2560, 0 0 कैंसिल। फिर ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 170 और 256। 170 और 256 मेरे को जितना लग रहा है 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 170 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या आंसर आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 85। अगर 170 को A2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 85, ठीक है। और 256 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 128। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स आए, लेकिन अगर इस पर ध्यान दो तो ये नंबर्स को हम लोग इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 है और ये नंबर्स इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 85 ये नंबर सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, है ना। ये नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, ना ही 3 ना ही 4, ऐसे कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग का ये लास्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है 5 डजन कॉमा 120 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 5 डजन कॉमा 120 यूनिट्स। तो हम लोग को पता है कि 1 डजन कितना होता है, 1 डजन 12 यूनिट्स होंगे, ठीक है। 1 डजन 12 यूनिट्स होंगे। तो 5 डजन क्या करेंगे हम लोग, 5 डजन मतलब क्या करेंगे हम लोग 5 इंटू 12 करेंगे। तो 5 इंटू 12 क्यों करेंगे, क्योंकि एक डजन में अगर 12 यूनिट्स होते हैं तो 5 डजन में हम लोग 5 इंटू 12 करेंगे। 5 इंटू 12 क्या होता है 60, तो 60 यूनिट्स क्या मिलेंगे हम लोग को 60 यूनिट्स। तो हम लोग को 5 डजन और 120 यूनिट्स का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 5 डजन के बदले क्या लिखेंगे हम लोग 60 यूनिट्स, तो सिर्फ 60 अपॉन 120। तो 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, तो हम लोग को 1:2 ये रेशियो मिल गया, ठीक है। तो ये थर्ड सम था जो बहुत इजी। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1.5 kg कॉमा 2500 ग्राम। तो 1 kg में दिया है, 1 ग्राम में दिया है। तो हम लोग को या तो kg को ग्राम में करना पड़ेगा या ग्राम को kg में। तो एक काम करते हैं, kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, करेक्ट। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg और हाफ kg क्या होता है, 1.5 kg कैसे बनता है, 1 kg और प्लस हाफ kg, करेक्ट। हाफ kg 1 kg प्लस हाफ kg 1.5 kg बनता है। तो 1 kg 500 ग्राम है, तो हाफ kg कितना होगा, हाफ kg 500 ग्राम होगा, करेक्ट। तो हम लोग को 1.5 kg कितना मिल रहा है, 1500 ग्राम्स। हम लोग को 1500 ग्राम्स हम लोग को फर्स्ट वाला मिल रहा है। 1.5 kg मतलब 1500 ग्राम्स, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो 1500 अपॉन 2500, तो 0 0 0 0 कट, फिर 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हम लोग को रेशियो क्या मिल गया 3:4।
5। बहुत ही सिंपल सा था, हम लोग को क्या मिला आंसर 3:5। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे a अपॉन बी दिया है और बाकी सारे एक्सप्रेशंस के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। 8 है a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3। हम लोग को a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3 ये वैल्यू यूज़ करके सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4a + 3b अपॉन 3b। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डिनोमिनेटर में जो है वही न्यूमरेटर में प्लस हुआ है, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, कॉम्पोनेंडो यूज़ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3। अब a और b के बाजू में देखो क्या क्या है, a और बाजू में 4 और 3 है, तो हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 4a और 3b को हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग क्या मिला 8/9, ठीक है। 8/9 मिला, 8/9 मिला। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को a और b को 4 और 3 को एक ही साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोग को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 4/3 बोथ द साइड्स, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 4/3a/3b क्या मिला, 4/3b 8/9 मिला। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, 4a + 3b। देयरफॉर बाय कंपोनेंडो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंपोनेंडो यूज़ करेंगे, ठीक है। कंपोनेंडो में क्या यूज़ करेंगे, 4a, कंपोनेंडो में क्या होता है डिनोमिनेटर ऊपर प्लस हो जाता है, 4a + 3b/3b इक्वल्स टू 8/9, फिर नीचे का +9, ठीक है। तो 4a + 3b/3b इक्वल्स टू 8 + 9 कितना होता है 17, तो 17/9 हम लोग को आंसर मिल गया फर्स्ट का 17/9। अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड है हम लोग का 5a² + 2b² 5a² - 2b², ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं कि a/b क्या मिला है हम लोग को, a/b हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 2/3। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी स्क्वायर है। इसके लिए हम लोग को स्क्वायर वाले a² नहीं, हम लोग को a नहीं चाहिए, हम लोग को a² चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग क्या करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो a²/b² इक्वल्स टू 2² क्या है 4, 3² क्या है 9, तो a² 4 है, b² 9 है। अब यहाँ पे देखो a के साथ कौन है, a के साथ 5 है और b के साथ कौन है, b के साथ 2 है। तो दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 5/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 5/2 बोथ साइड्स, करेक्ट, 5/2 बोथ साइड्स। तो 5a² 2b² टू 4 5 क्या हो रहा है 20, 9 2 18। तो इसको हम लोग रेड्यूस भी कर सकते हैं, कैसे रेड्यूस करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10/9, ठीक है। तो 5a² 2b² 10/9 है। अगर नहीं रेड्यूस करोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग फिर लिखेंगे 5a² 2b² इक्वल्स टू 10/9। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का रूल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर प्लस हुआ है और नीचे माइनस हुआ है। फिर लिखेंगे 5a² + 2b² अपॉन 5a² - 2b² इक्वल्स टू 10 + 9/10 - 9। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हम लोग का रीज़न होगा। तो 10 + 9 कितना होता है, ये 19 हो जाएगा और 10 - 9 1 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना मिला 19। तो हम लोग का सेकेंड भी सॉल्व हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का a³ + b³ तो इसमें हम लोग को a और b का वैल्यू दिया 2/3। तो पहले क्या करेंगे, a और b = 2/3, हम लोग को a³ और b³ चाहिए, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्यूबिंग, क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 3 चाहिए, ऊपर 3 चाहिए, इसके लिए हम लोग क्यूबिंग करेंगे। तो a³ b³ इक्वल्स टू 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब होता है क्या 27। तो हम लोग को a³ b³ मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके प्लस किया है, तो इसके लिए हम लोग ऊपर कौन सा यूज़ करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो, हम लोग यूज़ करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो, ठीक है।
कॉम्पोनेंटो से क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हम लोग का बी ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, अपॉन बी क्यूब इक्वल्स टू 8 प्लस 27 अपॉन 27, ये हम लोग का ऐसा हो जाएगा। तो आगे क्या होगा 35 अपॉन 27, तो हम लोग को थर्ड का भी आंसर मिल गया 35 अपॉन 27। फिर लास्ट हम लोग का फोर्थ सम है 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो दोनों, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोनों यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए और बी का वैल्यू। ए और बी का वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। दोनों ए को ये, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें बस एक हम लोग को पता चल गया कि इसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज़ करना है, लेकिन इसमें एक और छोटा सा चेंज है, इसमें हम लोग को इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास ए और बी का रेशियो है, करेक्ट। हम लोग को चाहिए बी और ए का रेशियो, देयरफॉर बाय इन्वर्टेंडो, पहले हम लोग इन्वर्टेंडो करेंगे और हम लोग को ए और बी के बदले बी और ए का रेशियो मिल जाएगा 3/2। अब हम लोग को बी और ए का रेशियो मिल गया, तब हम लोग ये सब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी नहीं है, यहाँ पे बी ए है, तो इसके लिए हम लोग ने इन्वर्टेंडो किया। अब यहाँ पे हम लोग 7 बी के साथ कौन है 7 है, और ए के साथ 4 है, तो वही हम लोग सेम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 7/4 बोथ साइड्स, ठीक है। यही सेम करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है। तो 7b/4a इक्वल्स टू 7 3 ज़ा क्या होता है 21, 4 2 ज़ा क्या होता है 8, ठीक है। 21/8 हम लोग को क्या चाहिए 7b माइनस 4 है, 7b प्लस 4 है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे। तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलते हैं कि 7b माइनस, यहाँ पे हम लोग ने इन्वर्टेंडो किया था, तो यहाँ पे हम लोग को पहले देखो ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है, तो हम लोग पहले इसको फाइंड कर लेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से, फिर इसको इन्वर्टेंडो से इन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले लिख लेते 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a, क्या होगा 7b 21 प्लस 8 और 21 माइनस 8, करेक्ट। तो 21 प्लस 8 क्या होता है 21 प्लस 8 29 होगा, 21 माइनस 8 क्या होता है, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर 13 आएगा। लेकिन हम लोग को देखो कि आप लोग को पहले ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हम लोग ने उल्टा किया है, तो इसके लिए हम लोग फिर लास्ट को करेंगे बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो करेंगे, इन्वर्टेंडो से हम लोग को प्रॉपर आ जाएगा 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a इक्वल्स टू 13/29, तो हम लोग को आंसर मिल गया इसका, हम लोग को इसका आंसर क्या मिला 13/29। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्यों, क्योंकि 9th का जो क्वेश्चन है वो ओमिटेड है, 11 12 13 भी ओमिटेड है। तो 10th क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन प्रूव दैट, ये हम लोग को दो चीज़ें प्रूव करनी है, तो ये सम करते हैं अभी। तो ये हम लोग का 10th क्वेश्चन है, क्या है a अपॉन a प्लस 2b इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c, तो हम लोग को ये दोनों को इक्वल बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बोल देते कि a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी, क्यों, क्योंकि बोला था कि a b c दोनों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है ना, हम लोग को क्या बोला था कि a b c ये सब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। तो ये सम करने के लिए हम लोग को एक k लेना पड़ेगा, k क्या है हम लोग का k कांस्टेंट है, तो a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये सम करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा k लेना पड़ेगा। तो पहले लेते a अपॉन बी इक्वल्स टू k और b अपॉन सी इक्वल्स टू k, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी के, करेक्ट, a इक्वल्स टू बी के, a फिर b को मल्टीप्लाई कर लिया तो b के बन गया, फिर b इक्वल्स टू सी के, b इक्वल्स टू क्या c इंटू के। तो यहाँ पे हम लोग को अगर b की वैल्यू पता चल गई c के, तो हम लोग यहाँ पे b के बदले c के लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू सी के इंटू सी के, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू सी के स्क्वायर, करेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लोग को बस इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग को बताना कि ये और ये इक्वल है। तो पहले LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS क्या है हम लोग का a अपॉन a प्लस 2b, करेक्ट। तो a हम लोग का क्या है, a हम लोग का c के स्क्वायर है, फिर नीचे भी हम लोग का c के स्क्वायर आएगा a के बदले, प्लस 2b, b क्या है हम लोग का 2c के, करेक्ट। हम लोग इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं अभी,
सी के स्क्वायर अपॉन सी के स्क्वायर प्लस 2ck, ये हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ये हम लोग को आंसर आएगा सी के स्क्वायर अपॉन सी के प्लस 2ck। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सी के जो है वो बहुत ही कॉमन है, डिनोमिनेटर में सी के कॉमन है, तो हम लोग इसको सी के को कॉमन में निकाल देंगे, सी के को कॉमनली निकाल देते हैं। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पे के बचेगा, के स्क्वायर था तो के बचेगा एक प्लस 2, यहाँ पे सी के हम लोग ने कॉमन में ले लिया था, तो ये हम लोग का कॉमन बच गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सी के कट हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, के बचेगा, क्योंकि यहाँ पे के क्या था, के स्क्वायर था, के स्क्वायर था, इसके लिए बचेगा क्या, के अपॉन के प्लस 2। तो हम लोग इसको इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे LHS को यहीं पे रख देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग लेंगे RHS। RHS क्या था, a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c, a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c हम लोग का RHS हो जाएगा। करेक्ट, a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c, तो a में हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे, a क्या था हम लोग का c के स्क्वायर माइनस 2b क्या था हम लोग का c के, फिर नीचे a के बदले c के स्क्वायर माइनस 4c, c हम लोग का c ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर देख लेते हैं, सी के स्क्वायर माइनस 2ck और सी के स्क्वायर माइनस 4c, तो इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों चीज़ों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले न्यूमरेटर में देखते हैं कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में कॉमन है सी के, दोनों में सी के कॉमन है, यहाँ पे के स्क्वायर था तो के बच जाएगा माइनस 2। करेक्ट, फिर नीचे यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ सी कॉमन है, दोनों में सी कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4, कॉमन निकाल दिया हम लोग ने। ठीक है, हम लोग ने कॉमन निकाल दिया, सी कट हो जाएगा, सी कट हो जाएगा। करेक्ट, इक्वल्स टू हम लोग क्या बचा, के माइनस 2 ऑन के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे जो -4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 ही होता है, तो हम लोग 4 के बदले क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर हम लोग 2 स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे के माइनस टू कट हो जाएगा, बचेगा क्या, के अपॉन के प्लस 2, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे, तो हम लोग का LHS और RHS क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग ने LHS और RHS को इक्वल फाउंड कर लिया। क्या क्या हम लोग ने बस कॉमन निकाला और दोनों को एक बार छोटा छोटा करके सॉल्व कर लिया, तो हम लोग को LHS और RHS सेम मिल गया। तो ये था फर्स्ट सम। ये हम लोग का नेक्स्ट सेकेंड सम आएगा। तो इसमें भी हम लोग ने a का वैल्यू जो c के स्क्वायर फाइंड किया था, b का वैल्यू c के फाइंड किया था, यही सेम वैल्यू होगा, क्योंकि ये वही सम है और ये वही कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, तो हम लोग को इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो फिर से सॉल्व कर सकते हो कि a कैसे आया, b कैसे आया। ठीक है, तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, LHS लेंगे पहले। LHS क्या है हम लोग का, b अपॉन b प्लस सी, तो हम लोग का b में आएगा c के, फिर b आ गया तो c के प्लस सी। करेक्ट, ये हम लोग का ऐसा आ गया। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, c, फिर ब्रैकेट k प्लस 1। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का c हट गया है, तो c के प्लस 1, यहाँ पे c और c कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k अपॉन k प्लस 1, ये हम लोग का बचेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर RHS लेंगे, फिर क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS क्या हम लोग का, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। a हम लोग का c के स्क्वायर है, माइनस b क्या हम लोग का, b c के है, बस वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना है और फिर कॉमन निकालते जाना है, तो हम लोग का ऐसे ही आंसर आ जाएगा। फिर a का वैल्यू डालेंगे c के स्क्वायर, फिर c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे, c के स्क्वायर माइनस c के, इसमें कॉमन क्या है, इसमें c के कॉमन आएगा। ठीक है, तो दो के था, तो यहाँ पे हम लोग एक के रखेंगे और यहाँ पे c के कट हो जाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट यहाँ पे c के स्क्वायर माइनस सी, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा c, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें c कॉमन आएगा, और के स्क्वायर यहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। हम लोग का RHS क्या था, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ये हम लोग का RHS था। करेक्ट, a माइनस बी अपॉन a माइनस सी,
तो ए क्या था हम लोग का सी के स्क्वायर और बी था सी के, बस वैल्यू पुट करना है, सी के स्क्वायर ए के फिर सी, ठीक है। ये हम लोग ने वैल्यू पुट किया ए के बदले और बी के बदले, ठीक है। फिर अब दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल लेते हैं। तो सी के स्क्वायर माइनस सी के, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है सी के, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे डबल के था तो एक के बाहर आ जाएगा, एक के अंदर रहेगा, -1 क्योंकि यहाँ पे सी के हट चुका है। फिर नीचे सी के स्क्वायर में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, के स्क्वायर -1, ठीक है। ये हम लोग को कॉमन निकालने के बाद ये आंसर मिल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग अगर 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 होता है और 1 भी 1 स्क्वायर होता है। तो सी के वही करेंगे, यहाँ पे सी कट हो जाएगा, के -1, फिर के स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग के स्क्वायर -1 स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग अभी वो लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है k+1 k-1। तो k-1 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, k/k+1। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन 2 देना है, और हम लोग का LHS जो होता है, यहाँ पे देखो हम लोग का LHS क्या मिला था, k/k+1। तो हम लोग का RHS भी सेम मिला, k/k+1। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये था पूरा प्रॉब्लम सेट का वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स में इसे शेयर करो।